नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th मल्हार लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ये अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और आप इंडिया के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी पाठ्य पुस्तिका में पाठ से। इसमें सबसे पहले हम करेंगे मेरी समझ से। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। आपको स्टार बनाना है, जो आपको सबसे अच्छा लगे। आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि दो आंसर हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको मार्क करना है, जो सबसे उचित है। माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? उत्तर है इसका, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। यानी बच्चे को ये स्टोरी इसलिए सुनाई जाती है ताकि वो ये निर्णय ले सके कि कौन सा काम उसके लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। दूसरा है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? इसका उत्तर है करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए। करुणा का पार्ट इसके अंदर हंस को बचा के किया जाता है और इसके अंदर हिंसा का पार्ट दूसरा आखेटक जो है वो निभाता है। अगला है, कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चों को क्या समझ में आने लगता है? तो इसका सही आंसर है, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, ये न्याय सदैव करुणा के साथ करना चाहिए। ये भी किसी के को लग सकता है। सबसे अच्छा इसका आंसर ये वाला है। आगे है, हो सकता है आपके समूह के साथियों के अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। तो ये जो भी आंसर आपने चुने हैं वो क्यों चुने हैं, ये आपको क्लास में डिस्कस करना है। अब आगे दिया गया है, मिलकर करें मिलान। इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है, यानी पोएट्री के रूप में। इस कविता में माँ ने अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? यानी आपने जो पोएट्री पढ़ी है उसके अंदर एक मदर है, एक उसका सन है और एक फादर है उसके अंदर। तो ये किसकी पोएट्री है? आपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचान कर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। यानी इसके अंदर बेटे का पार्ट है, वो है सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल। उसका माँ का पार्ट यशोधरा कर रही है, जो कि एक राजकुमारी है, प्रिंसेस है और सिद्धार्थ की पत्नी है। तात यानी पिता यानी फादर का रोल कौन कर रहे हैं? सिद्धार्थ है। एक राजकुमार है जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसका अर्थ है पिता जो है वो गौतम बुद्ध है, यशोधरा माँ है जो उसकी पत्नी है और राहुल जो है वो गौतम बुद्ध का बेटा है। ये उन सब की एक कहानी है जिसको पोएट्री के रूप में आपको बताया गया है। आगे दिया गया है, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। इसके अंदर आपको दो पंक्तियां दी हुई हैं। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह से साझा कीजिए और लिखिए। यानी आपको क्लास के अंदर ये भी डिस्कस करना चाहिए। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो मैं इसका आपको बता देती हूँ, साथ में आपको एक पिक्चर में लिख कर भी दिखा देती हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी निरपराध यानी जिसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है उसको मारे, ये उचित नहीं है। तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, तो अन्य लोग जो है वो उसकी सहायता क्यों नहीं करें। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी निरपराध के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो दूसरों को उसकी सहायता करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारें, यानी जो रक्षा करने वाला है उसको ऊपर रखें, उसका सम्मान करें। न्याय दया का दानी, और न्याय जो है वो दया के आधार पर हो। आगे है ख, हुआ विवाद सदैव निर्दय में
उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। जब ये विवाद हुआ, जो सदय और निर्दय है उसके अंदर, यानी सहृदय दयावान व्यक्ति है और एक निर्दय व्यक्ति है आखेटक, उनके बीच में जब ये विवाद हुआ, जब ये लड़ाई हुई, तो उभय आग्रही थे स्व विषय में। वो दोनों, उभय यानी वो दोनों ही अपने विषय के ऊपर अडिग थे। एक कह रहा था कि मुझे इसको बचाना है, एक कह रहा था कि ये मेरा शिकार है। गई बात तब न्यायालय में, और तब ये बात न्यायालय में राजा के सामने गई और तभी सभी लोगों ने सुनी। तो इसको भी मैं साइड में आपको लिख के बता देती हूँ। आगे है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्तियाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं? आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। ख है, आखेटक बच्चों के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था, यानी दोनों के अंदर डिबेट क्यों हुई थी। तो इसका भी उत्तर जान लेते हैं। माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। इसका उत्तर जान लेते हैं। अब है घ प्रश्न, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो इसका उत्तर अब जान लेते हैं। ड, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। तो इसको हम जान लेते हैं। अब है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे हैं तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। अब है ख, मान लीजिए कि इस कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस के बीच क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। अब है ग, मान लीजिए माँ ने जो कहानी सुनाई है और आप भी उसके एक पात्र हैं। आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे और क्यों? और इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इसमें से किसी को भी अपने पक्ष में करके लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है संवाद। संवाद का अर्थ है जो बातचीत होती है। इसमें इस कविता में एक माँ और पुत्र का संवाद दिया गया है, यानी बातें दी गई हैं, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए और कौन सा कथन किसने कहा है उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र का एक एक कथन दिया गया है। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि माँ क्या है एक कहानी, ये पुत्र के द्वारा कहा गया है और माँ द्वारा कहा गया है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब मैं कविता में से बता देती हूँ कि माँ क्या है एक कहानी, ये पुत्र के द्वारा कहा गया है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, ये माँ ने कहा है। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी, ये बेटे ने कहा है। माँ कह लेटी ही लेटी, ये बेटे ने कहा है। राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, ये बेटे ने कहा है। तू है हटी मंधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, ये माँ ने कहा है। तो इस तरह से आपको पूरी कविता में से कौन सा
पैराग्राफ किसने कहा है वो वहाँ पे लिखना है। अब नीचे दिए गए शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखने हैं, यानी नेचर से रिलेटेड, जैसे सुरभि, उपवन एक आपको दिया हुआ है, पानी, फूल, झोंके, खग, हिम बिंदु, इसके अलावा सवेरे, उपवन, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक इधर की साइड दिया हुआ है, एक इधर की साइड। आपको मिलती जुलती पंक्तियों को देखकर रेखा खींचकर मिलानी है। कहती है मुझसे यह चेटी, तो इसका अर्थ है यह सेविका मुझसे कहती है, उनकी मेड। तू है हटी मंधन मेरे, तो इसका अर्थ है हे पुत्र तुम बहुत हट करते हो। झल झल झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, तो इसका अर्थ हुआ हिम कण या ओस के बिंदु झिलमिला रहे थे। गिरा बिद्ध होकर खर्ग शर से, तो इसका अर्थ है कि तेज धार वाले तीर से घायल होकर वो गिर गया। हुआ विवाद सदय और निर्दय में, दोनों ही में अपनी अपनी बात पर इसका होगा दयालु और निर्दय व्यक्ति में झगड़ा हुआ। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। तूने गुनी कहानी, यानी तूने कहानी को समझ लिया है। उभय आग्रही थे स्व विषय में, इसका अर्थ है दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब उसने जो था खग भक्षी हट करने की ठानी, इसका अर्थ है तब उस तीर चलाने वाले ने हट करने का निश्चय किया। 10वां है रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो इसका अर्थ है न्याय में दया सम्मिलित होनी चाहिए। न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। अगला है कविता की रचना। राजा था या रानी माँ कहे एक कहानी। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को इस तरह पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां 2 बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ और बेटे की बातचीत और अच्छी तरह समझ आ जाती है। इससे कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो लिखी हुई कविता जब ये बार बार रिपीट होते हैं। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहते हैं। प्रकृति और कार्यों आदि का वर्णन किया गया है, जिसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन वाली है और ये है आप डायलॉग राइटिंग जिसको कहते हैं, वो 2 तरह की विधाएं जो हैं कविता के अंदर यूज़ की गई हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस कविता को एक बार पुनः पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की एक सूची बनाइए और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए, यानी एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में आप इसको बताइए और वो एक सूची बनाइए और फिर सब लोग मिलकर उसको डिस्कस करो। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगला है ख। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिसमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, तो हम इसको बता देते हैं। संवाद दिए गए हैं, तो इसके अंदर है बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, तो ये पूरा का पूरा संवाद है। पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, तो इसके अंदर आ जाएगा ये 4th, तू है हटी मंधन मेरे। तो देखिए रे सब ये दोनों जो है वापस से रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं ध्वनि की आवृत्ति, यानी ध्वनि का बार बार रिपीट होना। कुछ शब्द 2 बार और साथ साथ में आए हैं, तो इसके अंदर होगा वर्ण के फूल खिले हैं, तो देखिए 2 बार आ गया है। झलमल कर हिम बिंदु झिले हैं, ये इसके अंदर झा आ गया। हल्के झोंके हिले मिले हैं, ले ए की आ गया है। इस तरह से एक जैसे वर्ण इसके अंदर आ गए हैं। अगला है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो इसके अंदर है जैसे
हुआ विवाद सदय और निर्दय में। सॉरी इसका है ये थर्ड वन। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो ये क्वेश्चन के रूप में दिया गया है। शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है, तो इसके अंदर है हुई पक्ष की हानि। अगला प्रश्न है रूप बदलकर। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो ये आपको कविता के रूप में लिख के बताया है। कविता की इन पंक्तियों को निम्न प्रकार से बदलकर लिख सकते हैं। सुनो, आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। अब आप भी पाठ के किसी एक पद को अनुच्छेद के रूप में लिखिए, मतलब आपको एक पैराग्राफ के रूप में उसको बदल देना है। इसका एक उदाहरण बताती हूँ। अब आगे हैं कविता में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी जो साइन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। माँ कह एक कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे अल्प विराम, जहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, माँ, इसके बाद आपको थोड़ा सा रुकना है, माँ कह एक कहानी, इसके बाद आपको ज़्यादा रुकना है, तो इसको कहते हैं पूर्ण विराम। जहाँ पर थोड़ी देर रुकना है, कॉमा, उसको कहते हैं अल्प विराम। फिर उद्धरण चिन्ह, जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको कहते हैं, जिसके अंदर कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है तो वहाँ पे अल्प विराम का उपयोग करेंगे, कहाँ अधिक रुकना है वहाँ पूर्ण विराम, कौन सी पंक्तियाँ किसने कही, पुत्र ने या माँ ने, उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास हैं या उद्धरण चिन्ह है, कहाँ प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क है, कौन सी बात आश्चर्य पैदा करने के लिए बोली गई है वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है या जो आश्चर्य करने वाला चिन्ह है वो है। इसके अंदर नीचे आपको दिया हुआ है, आपकी पूरी की पूरी जो कविता है वो दी गई है, और इसके अंदर आपको इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करना है। यहाँ पर आपको अल्प विराम यानी कॉमा लगाना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमास को बंद करना है, शुरू करके पूर्ण विराम लगाना है। इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास बंद हैं, पूर्ण विराम है, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, फिर कॉमा है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप है एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज है। इसके बाद वापस से इन्वर्टेड कॉमा है, न्याय दया का दानी, क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके इसको बताना है। अब आपको ये कहानी, ये जो कविता है ये आपको आपकी क्लास में जाकर सुनानी है। तो आपको जहाँ पर अल्प विराम है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, जहाँ पूर्ण विराम है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप देना है। पाठ से आगे आपकी बात। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। आप और आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों? तो आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए कहाँ जाते हैं वो आपको बताना है, या फिर किसी और जगह पर आप घूमने जाते हैं और क्यों वहाँ घूमने जाते हैं, तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। माँ जो है, मदर है, वो अपने सन को एक स्टोरी बता रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं, यानी आपको कौन कौन स्टोरी टेलिंग करता है वो बताना है आपको, और आप किसको और कौन सी कहानी सुनाते हो, आप किसको स्टोरी टेलिंग करते हो वो बताना है। माँ से कहानी सुनने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनने के बीच में प्रश्न पूछना सही है और क्यों है? तो आप ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, उसके बारे में बताना है। कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनने की हट करता है। क्या आपका भी कभी कोई कहानी बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ तो वो कौन सी कहानी है और क्यों, ये आपको बताना है कि आपको अपनी मदर से कौन सी कहानी बार बार रिपीट करके सुनने का मन करता है।
आगे है निर्णय करें। आपको एक सिचुएशन दे रखी है कि राहुल तू निर्णय कर, इसका माँ लास्ट में पूछती है। इसी तरह से कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और आप उन स्थितियों में क्या करेंगे ये बताना है। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से एक नियम तोड़ दिया है, तो आप क्या करेंगे? मैं उसकी सहायता करूँगा कि अगर उसने गलती से ये नियम तोड़ा है तो आगे वो इस चीज़ का ध्यान रखे। आप ये लिख सकते हैं। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है, तो आप चिढ़ाने वाले सहपाठियों को चुप कराएंगे और जो बच्चा है उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। एक समूह परियोजना के बीच में एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है, यानी आपका टीम वर्क है और टीम वर्क के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो अपना दिया हुआ काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो काम क्यों नहीं कर रहा है, और दूसरा ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पार्ट उसको दिया है वो ये पूरा काम ख़त्म होने के साथ ही वो कार्य भी सही समय पर समाप्त हो। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गया है, यानी दोनों डिबेट करने लगे हैं, तो क्या करेंगे? आप उन दोनों का पक्ष सुनेंगे और उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया है, तो आप जो भी दंडित कर रहा है आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे नम्रतापूर्वक कि भाई वो गलती उस बच्चे ने नहीं की है। छठा है, एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास हो गया है, तो आप उस सहपाठी को समझाएंगे कि प्रतियोगिता के अंदर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें से कुछ ही लोग विजेता बनते हैं, बाकियों को हार का सामना करना पड़ता है, और यही एक प्रतियोगिता के दो पार्ट हैं, हारना और जीतना। अगर आज वो हारा है तो उसे उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे से आगे आने वाली प्रतियोगिता की तैयारी करनी चाहिए। सातवां है, कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है, बोलने का अवसर नहीं पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका साथ करेंगे, साथ देंगे, उसे समझाने का प्रयास करेंगे और उसको बोलने का उचित अवसर भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और आपकी सहायता मांग रहा है, तो आप उस विषय के बारे में पूछेंगे और उसकी सहायता करेंगे। इसके अलावा आप अपने स्वयं के भी कोई उत्तर इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे है सुनी कहानी। हमारे देश और विश्व में अनेक कहानियाँ लोग एक दूसरे को सैकड़ों हजारों सालों से सुनाते आ रहे हैं। इन कहानियों को लोक कथाएं कहते हैं, यानी जो लोगों के द्वारा सुनाई जाती हैं। अपने घर या आसपास सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को लिखकर कक्षा में सुनाइए। आपने जिस भाषा में लोक कथा सुनी है या जिस भाषा में आप लोक कथा लिखना चाहे लिख सकते हैं। कक्षा के सभी समूहों द्वारा एकत्र लोक कथाओं को जोड़कर एक पुस्तक बनाइए, यानी एक पुस्तक यानी बुक आप पब्लिश कर सकते हैं अगर आपकी क्लास के अंदर सब बच्चे लिखकर ला रहे हैं। अब है पहेली, यानी आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और आपको बताना है कि ये क्यों लिखी हुई हैं। नानी की बेटी है कौन, मामा की बहन है कौन, भार्या यानी भार्या है पिता की कौन, आपके फादर की वाइफ कौन है, भाभी है चाचा की कौन, तो ये आपको बताना है। इसका अर्थ है माँ। आसमान में उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पर फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर। पर यानी उसके विंग्स दो हैं, उसके पैर दो हैं, वो आसमान में उड़ रहा है, तो वो होगा पक्षी या खग। अगला है, बागों में जो सुगंध फैलाए, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताए, तो इसका अर्थ है सुरभि। सुरभि का अर्थ है खुशबू या सुगंध। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।